जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा। और कल हमने एक वीडियो डाली थी और उसमें हमने बता दिया था कि आपको किस किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि 90 दिन 90 मैराथन हम लेके चल रहे हैं, जो ओनली फॉर 10th क्लास के लिए होगा और 9th और 10th के लिए। अभी एक बार हम कोशिश 10th क्लास के लिए करें क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। हम कोशिश करेंगे 9th का भी मैटर डालें और उसके साथ साथ में जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं उनके लिए कल 4:30 बजे वीडियो आने वाली है, तो वहाँ पे जाके अपनी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उसी के साथ हम आज की हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो हम उसको पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, कुछ भी नाम कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो चैप्टर है उसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं। और साइंस का जो पहला चैप्टर है हम उसको बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, मतलब 0 से लेके एकदम पीक पॉइंट तक पढ़ेंगे। जहाँ तक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां तक हम पढ़ेंगे। और जितने भी इसमें प्रैक्टिकल हैं, मैं कह सकता हूँ डायग्राम में सब कुछ समझाया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा मतलब बच्चों तक पहुँचा सकते हैं ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें हमारी एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है। आपको भी पता है कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, पहले इस पॉइंट को समझिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है। देखिए हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये हमारे पास चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रासायनिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, रसायनों के बारे में। और आपको पता है रसायनों का अध्ययन किसमें किया जाता है, लगभग हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको पता है केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, तो तत्वों का अध्ययन किया जाता है, एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लगभग हम यूज क्या करेंगे, इनके तत्वों का यूज करेंगे, तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तत्वों की जो जानकारी है लगभग हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, आवर्त सारणी, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक आपको क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या हम कह सकते हैं, जो तत्व है जैसे हाइड्रोजन 1 पर आता है, हीलियम 2 पर आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 30 तत्व है, जो 30 एलिमेंट है, वो कहाँ तक दिए, टोटल 30 तक दिए हैं। तो 30 तक याद होने चाहिए, तभी हम आगे जाके इसमें रिएक्शन वगैरह हम कह सकते हैं, जो समीकरण आती है वो हम पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जो भी बच्चे अभी तक जैसे भी पढ़ते हैं या जैसे किसी भी टीचर से पढ़ते हो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाए तो हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम साथ साथ हम लिखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको अधिक क्लियर समझ में आएगा और आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भी आप साथ साथ में क्या बना सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे रसायनों के बारे में, जिसमें हम केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्वों के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए भी चलो देखिए हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं परिवर्तन। क्या बोलते हैं, परिवर्तन। तो याद रखना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, चेंजेस बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं जिसे हम। तो ये लगभग कितने प्रकार का होता है परिवर्तन, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला प्रकार होता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहला क्या टाइप आएगा हमारे पास, तो हम कहेंगे सर हमारे पास आएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा आएगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा हमारे पास में क्या निकल के आएगा, तो हम कहेंगे जी भौतिक परिवर्तन। क्या निकल के आएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है,
हमारे पास में दो प्रकार के परिवर्तन निकल के आए हैं, एक का नाम है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा हमारे पास में है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं, या मैं कहूँ भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं, कुछ पॉइंट इसके हैं जो आपको पता होने चाहिए, नोट होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसी में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक परिवर्तन में, तो याद रखना इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। इसमें एक बार कोई चीज अगर चेंज हो जाती है तो वो वापस अपने उसी रूप में या उसी टाइप में वापस नहीं आ सकती। इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें अवस्था, किसकी बात करें हम, अवस्था, तो ये अब अगर चेंज हो जाएगी, अवस्था अगर एक बार में चेंज हो जाती है तो ये दोबारा बहुत मुश्किल है कि ये दोबारा वापस अपने जिस रूप में थी उसी रूप में आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसे किस में पढ़ देंगे, तो अवस्था में पढ़ेंगे। अवस्था में और क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अवस्था की मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं गैस, क्या पढ़ते हैं भाई, गैस। और गैस को आपको पता है समीकरण में लगभग जी से डिनोट करते हैं, इसे किस से डिनोट करते हैं, जी से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये इसे एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ए क्या उसे से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक्वाटिक होता है, लिक्विड को द्रव कहते हैं। ठीक है, लिक्विड को एल लिख देंगे। ठीक है, लिक्विड, एल लिक्विड। ठीक है, और जो गैस होती है, वाष्प होती है, उसकी हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ए क्या उसे डिनोट कर सकते हैं, ए क्या उसे। ठीक है, ये कुछ हमारे स्टेज है जो निकल गए हैं, गैस, ठोस, द्रव और वाष्प। ठीक है, अगर इनको एक बार में चेंज कर दिया जाता है तो वापस ये चेंज नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल मैं आपके साथ में यहीं पे लिखा रहा हूँ, तो देखिएगा इसका जो एग्जांपल हम यहीं पे पढ़ेंगे। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा है जो पहला चैप्टर दिया होता है जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास में पानी होता है, मैं कह सकता हूँ जल होता है। ठीक है, और जल को हम अगर फ्रीज वगैरह में रख दें या इसको कहीं ना कहीं अलग एरिया में रख दें तो ये क्या बन जाती है, आपको पता है ये बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। और अगर बर्फ को हम गर्म स्थान पर रख दें या ऐसे स्थान पर रख दें जहां उसको जो टेम्परेचर मिलनी थी उस वो टेम्परेचर से कुछ ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, अपने आप में वाष्प बन जाएगी, उड़ जाएगा पानी, वो है जो वो क्या बन जाएगी, वाष्प। तो ये हम पढ़ सकते हैं। अब आपको पता है जो वाष्प है उसको अगर हम वापस से चेंज करना चाहे तो बर्फ में चेंज हो जाएगा, और जो बर्फ है वो वापस से किस में चेंज हो जाएगा, जल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेज पढ़ेंगे, ये हमारे पास जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं द्रव। ये क्या है, द्रव है। और ये हमारे पास चलिए देखते हैं। अब आप आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या था, जल होता है वो द्रव होता है, और जो बर्फ होती है वो अपने आप में क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। आपको पता है ये क्या होती है, अपने आप में ठोस होती है। और ठोस है जब किस में बदल जाती है, तो हम कह सकते हैं वाष्प में। और वाष्प भी अपने में क्या होती है, गैस होती है। तो हम इसमें स्टेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं। द्रव है, द्रव ठोस बन सकता है, ठोस गैस बन सकती है, लेकिन गैस है वो वापस अगर उसको इकट्ठा किया जाए, जो वाष्प उड़ जाती है, तो उसको अगर स्टोर करके रखें तो हम कह सकते हैं उसको बर्फ बनाया जा सकता है। और बर्फ को अगर स्टोर करें या मैं उसको नॉर्मल अवस्था में रखें तो वो पानी बन सकता है। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, अवस्था में पढ़ते हैं। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ बातें करूं तो आपको नॉर्मली पता है कि गैस, ठोस, द्रव और गैस, इनकी बात हो गई। आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं, इसी में हम इस स्टेज की बात करते हैं थोड़ी सी। रासायनिक परिवर्तन में और क्या होता है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में कुछ और होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास दूध होता है, आपको पता है दूध होता है, वो दूध किस में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, दही में। जो दूध होता है वो दही में चेंज हो जाता है। लेकिन आपको पता है जो दूध होता है, ठीक है, और जो दही होता है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का टेस्ट भी अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें जीवाणु का यूज किया जाता है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। जो जीवाणु होते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया
जीवाणु कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। अभी तक हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो चैप्टर है, अभी तक हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम समीकरण हल करना भी सीखेंगे, समीकरण की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो आपके बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं वो उनको भी सोल्व करेंगे, और पूरा पूरा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप समझिए, रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा है, अवस्था के बारे में पढ़ा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो अवस्था के बाद में आता है रंग में परिवर्तन। किस में आता है, रंग, मतलब कलर में परिवर्तन होता है। आपको पता है कि कलर में भी परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, कलर में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर चांदी है, चांदी पर अगर मैं कहूं कि उस पर संक्षारण की अवस्था में आ जाए तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और उसमें रंग में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो ये कलर में चेंज हो जाता है, जो किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक परिवर्तन में और क्या आता है, तो हम कह सकते हैं और इसमें गैस का निष्कासन वगैरह भी होता है। ठीक है, और तापमान में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है तापमान में परिवर्तन। क्या होता है अभी, तापमान में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, गैस, ठोस, द्रव ये हमने पढ़ लिया। रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। कुछ इसके पॉइंट की बात करते हैं, और इसके पॉइंट की बात करने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की, जिसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, तो याद रखना, इसमें जो हमारे पास जो पानी होता है, जो हमने अभी एग्जांपल किया था, पानी है वो किस में चेंज हो सकता है, ठोस में, मैं कह सकता हूँ बर्फ में, और बर्फ आगे वाष्प में चेंज हो सकती है, वाष्प वापस से बर्फ में, ठोस में चेंज हो सकता है, ठोस वापस से मैं कह सकता हूँ लिक्विड, मतलब पानी में चेंज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का किसमें बदलना, बर्फ में बदलना, किसका परिवर्तन है, हम कह सकते हैं सर भौतिक परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में एल्कोहल का वाष्पीकरण, एल्कोहल का जो वाष्पीकरण होता है वो भी किसमें आता है, तो मैं कह सकता हूँ भौतिक परिवर्तन में आता है। तीसरा पॉइंट है चांदी में, चांदी का क्या होना, काला होना, हम कह सकते हैं, या मैं कहूं चांदी का पिघलना। क्या आएगा, चांदी का पिघलना, चांदी का पिघलना। तो ये किस में आएगा, तो ये कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन में आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कांच का टूटना। क्या आएगा, कांच का टूटना। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिखना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, आपको चेंजेस पढ़ने हैं। चेंजेस इसको हम कहते हैं, क्या चेंज कह सकते हैं, चेंजेस भी बोल सकते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज। और एक हमारे पास में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है अभी, फिजिकल चेंज, और इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे पास जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें पहला किस में चेंज होता है, हम कह सकते हैं सर अवस्था में। जो गैस है वो गैस है, गैस में चेंज हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, और मैं कह सकता हूँ वाष्प, मतलब एक्वाटिक बोलते हैं जिसमें, उसमें भी चेंज हो सकता है। कलर में चेंज हो सकता है, तापमान में चेंज हो सकता है। उसके अलावा मैं बात करूँ रासायनिक परिवर्तन में एक सबसे फेमस एग्जाम्पल यूज किया जाता है कि दूध का दही बनना। तो जो दूध का दही बनता है, आपको पता है उसमें एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसके अलावा ये जितना मैंने नोट करवाया इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके आगे हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, तो नोट कीजिए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो आपका चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपका लगभग चैप्टर को स्टार्टिंग हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हेडिंग ले आइए कॉपी के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, दो इसमें नाम आते हैं, जिसको जो एक को बोलते हैं अभिकारक और एक को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, जिसमें तत्वों का मिलना, या मैं कह सकता हूँ अभिकारक तथा जिसमें जिस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों मिलकर काम करते हैं, या मैं कह सकता हूँ एलिमेंट बनाते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। नॉर्मली बात है कि जब हमारे पास जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों से मिलकर उत्पाद बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो तत्व आते हैं हमारे पास, एक आता है अभिकारक, अभिकारकों से मिलकर जब उत्पाद बनता है, जब क्या बनता है, उत्पाद बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारकों से मिलकर जब उत्पाद बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो चीजें आती है, इसमें आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक आपने देखा है कि सर इसमें अभिकारक का नाम दिया और एक आपने दिया उत्पाद, ये क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अभिकारक। क्या आता है, अभिकारक। हम बात करेंगे किसकी, अभिकारक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभिकारक की। ये जो अभिकारक होता है वो क्या होता है तो याद रखना, कोई भी अभिक्रिया हमारे पास, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत अभिकारक करता है। कौन करता है भाई, अभिकारक करता है। हमारे पास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत कौन करता है, अभिकारक करता है। ठीक है, ठीक है। या फिर इसकी एक और परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, क्या नाम है इसमें, तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, अभी हमने क्या पढ़ा है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिकारकों से मिलकर जब उत्पाद बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें दो शब्द आते हैं, अभिकारक और उत्पाद। हम बात करते हैं अभिकारक की, तो याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत अभिकारक करते हैं या करता है। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी परिभाषा और बन सकती है, अगर आपको ये लगे अच्छी तो ये याद कर सकते हैं, दोनों याद कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आपको पढ़ सकते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उत्पाद पढ़ेंगे। उत्पाद क्या होता है उसको देखिए थोड़ा सा, उत्पाद किसे कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को तो अभिकारक कहते हैं, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अंतिम तत्व बनता है या अंतिम अभिक्रिया समाप्त होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम जो पदार्थ
बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए हम दोबारा से रिपीट करें। पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारकों से मिलकर जब उत्पाद बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अभिकारक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत अभिकारक करते हैं या अभिकारक करता है। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? उत्पाद क्या होता है? तो याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतिम जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट या मैं कह सकता हूँ उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट और हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, तो एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी, बेसिक जो जानकारी वो ले ली है, और हमने पता कर लिया कि अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो तीनों बातें हमने पढ़ ली है, तीनों बातें। तो अब हम स्टार्ट करें आगे। आगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हमारे पास, जैसे हमने बात की है, हमारे पास क्या है? अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है, और अभिकारक से क्या बनता है? हमेशा उत्पाद बनता है। क्या बनता है अभी? उत्पाद। तो याद रखना, जो अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है, तो जो तीर का निशान होता है, ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा किसकी तरफ होगा? प्रोडक्ट की तरफ होगा, मतलब उत्पाद की तरफ होता है। पहला पॉइंट। ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अभिकारक और उत्पाद हो कौन सकते हैं? जैसे मैंने कहा सर, हमारे पास में ए है और इसमें अगर हम बी जोड़ दें तो दोनों क्या बना देंगे? हमने कहा जी ए बी बना देंगे। क्या बना देंगे? ए बी। तो ये दोनों को क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को हम बोल सकते हैं अभिकारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिकारक बोल सकते हैं। और जो ये ए बी बना है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उत्पाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? उत्पाद बोल सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास अभिकारक होता है वो हमेशा उत्पाद बनाएगा। उत्पाद कभी भी अभिकारक नहीं बना सकता, लेकिन बना सकता है। लेकिन ये रिएक्शन पढ़ते हम 11th-12th में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग होता है, जिसे हम आयनिक क्रियाएं बोलते हैं, वो अलग अलग टाइप की होती है। तो हम पहले उस पर नहीं, इसी पे फोकस करते हैं। हमारे पास अगर ए नाम का, ये हमारे पास ए नाम का तत्व है, ठीक है, और ये हमारे पास पी नाम का कोई तत्व है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए पी बनाते हैं। तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है। अब आगे देखिए अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें, और तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम आगे रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? रिएक्शंस पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें जो आवर्त सारणी होती है, मैंने क्या कहा? आवर्त सारणी, जो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में नहीं दी है इस बार। जो आवर्त सारणी होती है उसमें टोटल 118 तत्व के आसपास तत्व दिए गए हैं, लेकिन हम 118 नहीं पढ़ने वाले। हमें टोटल याद कितने तक होने चाहिए? 30 तक याद होने चाहिए। 30 तक याद कर लेंगे तो हमारा लगभग है, हमें रिएक्शन है वो समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे। तो जो तत्व है 30 तक, उन्हें मैं लिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, तो आप ही कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। पहला हमारे पास में क्या आता है? हम कहेंगे सर हाइड्रोजन आता है। कौन आता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? तो आप कहोगे सर 1 नंबर पर आता है। उसके बाद में हीलियम आता है। हीलियम कितने नंबर पर आता है? तो आप कहोगे सर 2 नंबर पर आता है। ठीक है। उसके बाद में लिथियम आता है। लिथियम कितने नंबर पर आता है? तो आप कहोगे सर 3 नंबर पर आता है। उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उसके बाद में बेरिलियम आता है। क्या आता है? बेरिलियम, जो कम से कम 4 नंबर पर आता है। 5 नंबर पर क्या आता है? बोरोन आता है। क्या आता है भाई? बोरोन आता है, जो कितने पर आता है? 5 नंबर पर आता है। 6 नंबर पर कार्बन आता है। ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और उसके बाद में कार्बन आता है जो 6 नंबर पर आता है। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर।
कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, 7 नंबर पर क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। उसके बाद में क्या आता है? हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। कितने पर आता है ऑक्सीजन? तो मैं देख सकता हूँ 8 नंबर पर ऑक्सीजन आता है। जो ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है भाई? 8 नंबर पर आता है ये। ठीक है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। उसके बाद में फ्लोरीन आता है, और ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं, थोड़ा याद रखना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको ओ से लिखते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद में फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन को हम क्या लिखते हैं? फ्लोरीन। ठीक है, जो 9 नंबर पर आता है। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद में क्या आता है हमारे पास? नियोन आता है। क्या आता है? नियोन। और नियोन को अन्य से लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं? नियोन। ठीक है, उसकी ये कितने पर आता है? 10 पर आता है। उसके बाद में अन्य आता है जिसे हम सोडियम कहते हैं। ये सोडियम कितने पर आता है? तो हम कह सकते हैं सर 11 पर आता है। उसके बाद में मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है। कौन आता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कितने पर आता है? तो हम कह सकते हैं सर 12 पर आता है। कितने पर आता है? 12 पर आता है। मैग्नीशियम कितने पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ 12 पर आता है। कितने पर आता है? 12 पर आता है। ठीक है, और उसके बाद में एल्यूमिनियम कितने पर आता है? तो एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है। कितने पर आता है? 13 नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया था एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में आता है सिलिकॉन। क्या आता है भाई? सिलिकॉन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा? सिलिकॉन। इसे कहते हैं सिलिकॉन। ये सिलिकॉन कितने पर आता है? तो हम कहेंगे सर सिलिकॉन आता है कितने पर? 14 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में कौन आएगा? सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस आएगा, और फास्फोरस कितने पर आता है? तो हम कहेंगे सर 15 नंबर पर। कितने पर आता है भाई? 15 नंबर पर फास्फोरस आता है। ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोर। क्लोरीन आएगा, इसके बाद में क्या आएगा भाई? क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? क्लोरीन। तो हम क्लोरीन की बात करते हैं, Cl कहते हैं जिसे। ये क्लोरीन कितने पर आएगा? तो हम कहेंगे सर क्लोरीन आएगा हमारे पास 16 नंबर पर। कितने पर आएगा? 16 नंबर पर। उसके बाद में क्लोरीन के बाद में क्या आता है? पोटेशियम आता है। क्या आता है भाई? पोटेशियम। और पोटेशियम कितने नंबर पर आता है? तो 17 नंबर पर आता है। पोटेशियम कितने नंबर पर आता है? तो याद रखना 17 नंबर पर आता है। उसके बाद में हम बात करें कैल्शियम, और कैल्शियम कितने नंबर पर आता है? तो याद रखना कैल्शियम आता है हमारे पास 18 नंबर पर। कितने पर आता है? 18 पर आता है। उसके बाद में बात करें कैल्शियम के बाद में क्या आता है? स्केडियम। क्या आता है? स्केडियम, जिसे 80 से लिखते हैं। ये किस में कितने नंबर पर आता है? तो हम कहेंगे सर ये 19 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 19 नंबर पर आता है। ठीक है, ये कितने नंबर पर आता है? 19 पे। स्केडियम के बाद में क्या आता है? टेलुरियम। क्या आता है भाई? टेलुरियम, और इसे टी से लिखते हैं टेलुरियम। टेलुरियम, टेलुरियम कितने नंबर पर आता है? तो हम कह सकते हैं सर 20 नंबर पर आता है। ठीक है, टेलुरियम के बाद में कौन आता है? वेनेडियम आता है, और वेनेडियम को हम वी से लिख सकते हैं या वी से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर वी से लिख सकते हैं इसे वेनेडियम। क्या लिख सकते हैं? वेनेडियम। और वेनेडियम कितने नंबर पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ सर वेनेडियम है वो 21 नंबर पर आ सकता है। ठीक है, वेनेडियम के बाद में क्रोमियम है, मैग्नीज है। ठीक है, वेनेडियम के बाद में कौन आएगा? क्रोमियम। और जो क्रोमियम है ये कितने नंबर पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ सर क्रोमियम 22 नंबर पर आता है। उसके बाद में कौन आता है? मैग्नीज आता है। कौन आता है? मैग्नीज। और मैग्नीज है वो कितने नंबर पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ सर 23 नंबर पर आता है। मैग्नीज के बाद में कौन आता है? सल्फर आता है। कौन आता है? मैग्नीज के बाद में फेरस आता है। क्या आता है भाई? फेरस आता है। और फेरस कितने नंबर पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ सर फेरस आता है 24 नंबर पर। ठीक है, फेरस कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर। तो ठीक है, फेरस 24 नंबर पर आता है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको और आगे लिखाता हूँ। फेरस के बाद में जैसे फेरस के बाद में क्या आता है? कोबाल्ट आता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप जैसे। फेरस के बाद में क्या आता है? कोबाल्ट आता है। कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है? तो मैं कह सकता हूँ सर कोबाल्ट आता है 25 नंबर पर। ठीक है, कोबाल्ट के बाद में कौन आता है? निकिल आता है। और निकिल कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। और उसके बाद में कौन आता है? कॉपर आता है हमारे पास। ठीक है, मैग्नीज, फेरस, मैग्नीज के बाद में फेरस, कोबाल्ट, निकिल, उसके बाद में कॉपर,
कॉपर आता है और कॉपर के बाद में क्या आता है, जिंक आता है। क्या आता है भाई, फेरस, फिर जिंक कितने पर आता है, उसके बाद में जिंक आता है। तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहीं तक याद करने हैं। देखिए दोबारा से, एक बार हम दोबारा से रिपीट मार रहे हैं। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत कोई सिली मिस्टेक हो गई है तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से ऑथेंटिक और सही लिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं H की। H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। उसके बाद में क्या है, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ पे सल्फर आना चाहिए था मेरे को लगता है। फास्फोरस के बाद में क्या आना चाहिए था, फास्फोरस के बाद में सल्फर। बस यहीं पे हमने गड़बड़ी की है। तो चलो एक बार दोबारा से करते हैं इसको। चलिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो हमने गलत किया था। तो फास्फोरस के बाद में क्या आएगा, सल्फर आएगा। क्या आएगा आपके पास में, सल्फर। और सल्फर के बाद में कितने पर आता है, 16 पे आता है। सल्फर के बाद में क्या आएगा, क्लोरीन। क्या आएगा आपकी, क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है 17 नंबर पर आता है। कितने पर आता है, 17 नंबर पर आता है। उसके बाद में क्लोरीन के बाद में क्या, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद में क्या आएगा भाई, आर्गन आएगा। आर्गन है, आर्गन कितने पर आता है, तो हम कह सकते हैं सर 18 पर आता है। कितने पर आता है, 18 पर। और उसके बाद में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। पोटेशियम कितने, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केलियम, टेल्यूरियम, वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम, और क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद में फेरस, फेरस क्या आएगा भाई, फेरस। मैग्नीज के बाद में यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक और कर दी हमने। तो मैग्नीज के बाद में क्या आएगा, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो हम कह सकते हैं मैग्नीज के बाद में फेरस आएगा, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब सही बढ़ेगा। देखिए ये इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम कितने पर आएगा, तो हम कह सकते हैं सर पोटेशियम आएगा हमारे पास 19 नंबर पर। कितने पर आएगा भाई, 19 नंबर पर हमारे पास पोटेशियम आएगा। और पोटेशियम के बाद में क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। क्या आएगा, कैल्शियम। और कैल्शियम कितने पर आएगा, तो हम कह सकते हैं सर 20 नंबर पर आएगा। क्या आएगा, 20 नंबर पर। उसके बाद में स्केडियम है, स्केडियम कितने नंबर पर आएगा, तो हम कह सकते हैं स्केडियम आएगा 21 नंबर पर। और टेलूरियम है, ये कितने पर आएगा, तो टेलूरियम है हमारे पास, ये आएगा 22 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में जो वेनेडियम है, ये जो वेनेडियम है ये कितने पर आएगा, तो हम कह सकते हैं सर ये 23 नंबर पर आएगा। उसके बाद में जो क्रोमियम है ये कितने नंबर पर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ सर 24 नंबर पर आएगा। उसके बाद में जो मैग्नीज है, क्या है, मैग्नीज है, ये कितने पर आएगा, 25 पर आएगा। उसके बाद में जो हमारे पास क्या आएगा, फेरस है, ये फेरस आएगा हमारे पास 26 पर। और जो कोबाल्ट है ये कितने पर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कोबाल्ट आएगा 27 नंबर पर। और उसके बाद में जो निकिल है ये कितने पर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ सर 28 नंबर पर। और उसके बाद में जो जिंक है ये कितने पर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 29 नंबर पर। और ये सॉरी कॉपर है, कॉपर कितने पर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 29 पर। और उसके बाद में जिंक है, ये जिंक कितने पर आएगा, 30 पर। तो आप ऐसे इसको सही तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा से हम रिपीट मारते हैं और फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन 1 पर आता है, हीलियम 2 पे आता है, लिथियम 3 पर आता है, बेरिलियम 4 पर, बोरॉन 5 पर, कार्बन 6 पर, नाइट्रोजन 7 पर, ऑक्सीजन 8 पर। उसके बाद में फ्लोरीन 9 पर, नियोन 10 पर, सोडियम 11 पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पर, सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17 पे, आर्गन 18 पे, पोटेशियम 19 पर, कैल्शियम 20 पर, स्टेडियम 21 पर, टेल्यूरियम 22 पर, वैनेडियम 23 पर, क्रोमियम 24 पर, मैग्नीज 25 पर। उसके बाद में फेरस 26 पर, कोबाल्ट 27 पर, निकल 28 पर, कॉपर 29 पर, जिंक 30 पर। तो अब आपको इस इनको याद कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे आपको ट्रिक भी बताई जाती है। मैं कह सकता हूँ अलग अलग स्कूलों में आपको बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद नहीं होगी, ठीक है। आपको पेपर में अगर आपको वहां पे एटॉमिक नंबर पता करना हो किसी भी परमाणु का, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो सीधी सी बात यह है कि इनको पहाड़े की तरह याद करें, सुबह शाम इनको बार बार रिपीट करें, इनको कॉपी में लिखें और बार बार इससे रिपीट मारें।
जितनी बार आप कम से कम 50 बार इसे आप पढ़ लेंगे, 50 बार डेली रोजाना पढ़ेंगे, 5 से 10 मिनट से डेली देंगे तो याद भी हो जाएगी, कंटेस्ट हो जाएगी 30 तक। ठीक है, उसके बाद में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट देखते हुए। अब चलिए हम पढ़ेंगे आगे। अगली रिएक्शन का जो नाम है उसको बोलते हैं ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। तो हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं उसको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। ये जो ढांचा रासायनिक अभिक्रिया है ये क्या होती है, इसे बोलते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमारे पास, जैसे मैं बात करूं पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको। इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों, मैंने एक नाम लिखा है संतुलित न हो। क्या लिखा मैंने, संतुलित न हो, उसे क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ढांचा। वो अपने आप में एक ढांचा ही बनता है, प्रॉपर तो है नहीं, उसे क्या बोलेंगे, ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। ढांचा रासायनिक अभिक्रिया। और आपकी जो बुक में लिखा हुआ एक नाम और है जिसे बोलते हैं कंकाल रासायनिक अभिक्रिया, उसे वो भी कह सकते हैं। कंकाल को क्या कहते हैं, स्केलेटल बोलते हैं। स्केलेटल को क्या बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो कोई भी नाम हो सकता है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपको ये क्या पढ़ा दिया। इसको कंकाल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंकाल रासायनिक अभिक्रिया। इसे क्या कह सकते हैं, कंकाल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एग्जांपल की। तो जैसे आपके पास में क्या दिया है आपको पता है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है हाइड्रोजन। क्या दिया है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में जब आप ऑक्सीजन मिला देते हैं तो आपको पता है क्या बनता है, H2O बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जल बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ये वाटर फॉर्मूला होता है। ठीक है, H2O। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, इसके बाद में एक रूल आता है, जो रूल अभी पढ़ाऊंगा, जो उसके उसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास में ये टोटल कितने हैं, तो हम कहेंगे सर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ये जो पैरों में दिखाई दे रहे हैं ओनली फॉर यही काउंट होंगे, तो हम कहेंगे सर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ये तो हमने बात मान ली कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये तो हो गए प्रॉपर, ये तो क्या मतलब कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे भी इसका रेशियो सेम है और यहाँ पे भी इसका रेशियो मतलब अनुपात सेम है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसी कारण इसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण की निकल के आती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे हमने लिखा H2 प्लस Cl बना दिया क्या, 2HCl। तो ये भी अपने आप में क्या है, मतलब संतुलित नहीं है। इसमें अभिकारक यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 दे रखे हैं, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ये क्लोरीन कितना बता रहा है, 2 बता रहा है ना कहीं ना कहीं, तो ये अलग है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्या पढ़ेंगे,
रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इससे पहले हम क्या चीज पढ़ेंगे? इससे पहले हम एक नियम पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पेपर में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। आईएमपी मैंने लिख दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है याद रखना, याद रखना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये रूल पढ़ाया जाता है। रूल इसलिए दिया जाता है, देखिए रूल का नाम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपके आने वाले एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पेपर में आ सकता है, तो याद भी करना आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये आपको याद रखना है और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगला ये आपको मेरा जो सेशन है, ये ज्यादा लंबा नहीं लेके चल के हम पार्ट में लेके चलेंगे, जैसे 45 या 40 मिनट का हम पार्ट लेके चलेंगे। और आपको ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और अपने जो दोस्त हैं या मैं इसको अपने जो मित्र हैं, साथीगण हैं, उन तक आप इसे शेयर भी करें, ठीक है। और ये जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। हम डेली कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये पहला क्लास है, और आने वाले टाइम में हम डेली रूटीन से क्लासेस डालने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? जो 90 दिन 90 मैराथन के नाम से हमने बोला था, तो याद रखना 90 दिन 90 मैराथन में हमने साइंस की पहली जो क्लास है वो मार्च से शुरू कर रहे हैं, और आपको ये मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अपने टाइम पर। और इसे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी यहाँ पे मेहनत लगती है। इससे पहले वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, आपको पता है, कंटेंट को बनाया जाता है पहले, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कुछ आया कुछ भी हमने यहाँ पे आने के बाद में डाल दिया। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।